हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रीति एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग मिले हैं एसिड बेस और साल्ट के लेक्चर नंबर 3 के लिए। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोग बताया था टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, टाइप ऑफ बेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। एसिड को बेस को हम लोग डाइल्यूट कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बाकी था एसिड्स के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए लेक्चर के अंत में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि अगर दो बीकर में एक में स्ट्रॉन्ग एसिड, लेक्चर के अंत में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि अगर दो बीकर में एक में एसिड रखा हो एक में बेस रखा हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे किस में एसिड है किस में बेस है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि इंडिकेटर्स का यूज करके हम लोग बता सकते हैं किस में एसिड है किस में बेस है। अब चलिए मान लीजिए कि कोई आपसे ऐसे पूछ दे कि दो बीकर में एक में स्ट्रॉन्ग एसिड रखा हो एक में वीक एसिड रखा हो, तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे किस में स्ट्रॉन्ग एसिड है किस में वीक एसिड है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैंने पढ़ाई लाया आज यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो देखिए, सब समझिए। सबसे पहले समझे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है बहुत सारे सब्सटेंस को मिला करके बनाया गया होता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है दुनिया के हर चीज़ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर देता है, अपने रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर देता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा हम लोग पीएच भी पता कर सकते हैं। देखिए, इंडिकेटर जो होता है और पीएच, इंडिकेटर और पीएच दोनों साथ साथ चलते हैं। हालांकि दोनों एक ही चीज़ के हिस्से हैं लेकिन अलग अलग है, एक ही चीज़ के हिस्से हैं लेकिन अलग अलग है। देखिए, पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल कुछ इस प्रकार होता है जिसमें कुछ कलर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले रेड होता है, लाइट रेड होता है, ऑरेंज होता है, बिंग होता है, येलो होता है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और येलो कलर, वायलेट कलर, ब्लू कलर, ऐसे करके पर्पल कलर तक इसमें कुछ कलर्स होते हैं। और इस पर कुछ वैल्यूज़ लिखा रहता है, 0 से 14 तक कुछ वैल्यूज़ लिखा रहता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लास 11 में इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच स्केल पे इसका जो वैल्यू होता है 0 से कम क्यों नहीं होता है या फिर 14 से ज़्यादा क्यों नहीं होता है। उसके बारे में हम लोग चैप्टर 11 में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे इंडिकेटर जो होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है और ये अपने रंग में कैसे परिवर्तन करके पीएच के बारे में जानकारी देता है। तो समझिए, सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है यह स्किन कलर का पिंकिश कलर का एक पेपर होता है। क्या होता है? स्किन कलर का पिंकिश कलर का एक पेपर होता है। और इस पेपर पे जब हम लोग किसी पदार्थ को डालते हैं, तो उस पेपर पे इनमें से ये जो कलर्स लिखे हुए हैं इनमें से उस पर कुछ कलर्स आ जाते हैं। जैसे रेड कलर आ जाएगा या फिर लाइट ग्रीन, ऑरेंज, डार्क ग्रीन, ऐसे कोई भी कलर आ सकता है, कोई भी कलर इसमें से आ सकता है। तो उसको हम लोग पीएच स्केल से तुलना करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वह एसिड है या बेस है या फिर उसका पीएच कितना है। मान लीजिए कि अगर कोई पदार्थ है तो उसको हम लोगों ने यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डाला, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डालने के बाद उसमें कलर मान लीजिए कि ग्रीन आ गया। कैसा आ गया? ग्रीन। तो ग्रीन आने के बाद हम लोग पीएच स्केल में देखते हैं ग्रीन कितने नंबर पे, ग्रीन किधर है और ग्रीन उसके हिसाब से पीएच उसका कितना होगा। तो मान लीजिए कि उसका पीएच कितना है? 7। पीएच कितना है? 7। ग्रीन का जो पीएच है कितना है? 7 है। ठीक है, तो अगर पीएच जो आया ये 7 के बराबर आया, किस 7 के बराबर आया, तो वह जो पदार्थ होगा क्या होगा? न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, न्यूट्रल पदार्थ होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस होगा या न्यूट्रल पदार्थ होगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सब्सटेंस अगर अगेन हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डालें और उसका पीएच कितना आया, उसका पीएच मान लीजिए कि आ गया पीएच, उसका पीएच आ गया 7 से कम, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एसिड। क्या हो जाएगा? एसिड। अगेन इसी तरह अगर कोई पीएच अगेन उस पर आया और उसका पीएच जो आया 7 से ज़्यादा आ गया, तो वो जो सब्सटेंस होगा क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, तो अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर से जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर पीएच 7 आए तो न्यूट्रल होगा, पीएच 7 से कम आए तो एसिड होगा, पीएच 7 से ज़्यादा आए तो क्या होगा? बेस होगा। तो ये काम तो हम लोग पहले भी कर ले रहे थे। जैसे मैंने जो आप लोग को इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया था, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया था,
ये काम तो उससे भी हो रहा था, तो इससे फिर नया क्या हो रहा है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इससे फिर नया क्या हो रहा है, ठीक है। तो इससे नया ये हो रहा है कि इससे यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग पीएच भी पता कर सकते हैं, मतलब एसिड का और बेस का स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग को नया ये पता चल रहा है कि हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से एसिड का या बेस का स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं, एसिड का या बेस का स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो पीएच वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पीएच वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीएच स्केल पे जितना कम पीएच आएगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, अगर पीएच स्केल पे जितना कम पीएच आएगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल सपोज डेट अगर कोई सब्सटेंस ए है और उसका पीएच है 3, और कोई सब्सटेंस ए है उसका पीएच कितना है 3, और कोई दूसरा सब्सटेंस है उसका पीएच है 6, उसका पीएच कितना है 6। तो सबसे पहले क्या ये दोनों एसिड हैं, तो हाँ ये दोनों क्या है एसिड हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का पीएच जो है 7 से कम है, पीएच जो है 7 से कम है, इसलिए ये दोनों क्या है एसिड है। अब इसमें अभी मैंने आप लोग को बताया कि अगर एसिडिक कैरेक्टर पीएच जितना कम होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें स्ट्रॉन्गर पूछ रहे कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो ये सब्सटेंस ए जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है, सब्सटेंस ए जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों, क्योंकि इसका पीएच सब्सटेंस बी से कम है, सब्सटेंस बी से इसका पीएच कम है, इसलिए सब्सटेंस ए स्ट्रॉन्गर एसिड है। और बी जो है वीकर एसिड है, क्या है वीकर एसिड है, वीक एसिड है। ये तो हो गया एसिड के बारे में। बेस के बारे में कैसे पता चलता है, देखिए बेस जो होता है बेस का पीएच वैल्यू अगर कोई सब्सटेंस हो अगर उस सब्सटेंस को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डालें, उस पर डालने के बाद से उसमें कुछ रंग आया, कलर्स आए, मान लीजिए कि ब्लू आ गया, तो उस पर हम लोग ने उसको पीएच स्केल पे उसको देखा कि ब्लूज का पीएच कितना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सबसे पहले तो ये जो बेसिक कैरेक्टर यह पीएच वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पीएच वैल्यू के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई सब्सटेंस एक्स है और उसका पीएच है, और कोई सब्सटेंस एक्स है उसका पीएच है 8, और कोई दूसरा सब्सटेंस है उसका पीएच है 9, तो सबसे पहले ये बात ये कि क्या ये दोनों बेस हैं, तो आंसर है हाँ ये दोनों क्या है बेस हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का पीएच जो है 7 से अधिक है। अब इसमें पूछेगा इसे इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, तो ये जो सब्सटेंस वाई है, वाई जो है यह स्ट्रॉन्गर बेस है। क्यों है, क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा है, और सब्सटेंस एक्स जो है यह क्या है वीक बेस है, ठीक है वीक बेस है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग और क्या पता कर सकते हैं, हम लोग एसिड के बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, ठीक है। इसी तरह बेस के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा कि कौन सा बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा बेस जो है वीक बेस है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग को ये एक्स्ट्रा चीज़ पता चलता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आता है, ये सोचते हैं क्या जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल पे जो कलर होता है क्या उसको हमें याद करना है, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि अगर पीएच जो है 7 से कम हो तो उसमें कौन सा रंग आएगा। पीएच वैल्यू ऑफ अगर कोई सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू
pH वैल्यू लेस देन 7 आ जाए, लेस देन 7 हो तो उसमें कौन सा कलर होगा? तो ये आपका आ जाएगा रेडिश आ जाएगा, रेडिश या येलोइश, रेडिश या येलोइश। और कोई सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू और उसका पीएच वैल्यू जो है 7 हो, क्या हो? 7 हो तो ये कैसा होगा? ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। अगर कोई सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू जो हो मोर देन 7 हो, मोर देन 7 हो तो ये आपका हो जाएगा ब्लूइश। कैसा हो जाएगा? ब्लूइश। बस आपको यही याद रखना है, इतना सा आपका काम हो जाएगा। पूरा आपको पीएच से कलर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक सवाल है, पीएच से रिलेटेड एक सवाल है, उस सवाल को हम लोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कि जैसे कि 3-4 सब्सटेंस दिए हुए हैं, जैसे सब्सटेंस दिया हुआ है ABCDE एंड F, ठीक है, सब्सटेंस दिया हुआ है और उसका पीएच दिया हुआ है 3.5, 4, 13, 14, 7 एंड 6 एंड 6, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसमें से बताना है कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है, कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर, सबसे पहले तो सब्सटेंस है ABCDE और F। ए का पीएच कितना दिया है? 3.5, बी का 4, सी का 13, डी का 14, ई का 7 और एफ का 6। तो अब एसिड हम लोग को बताना है, इसमें से एसिड कौन है, बेस कौन है और साल्ट कौन है। एसिड कौन है, बेस कौन है और साल्ट कौन है। आपको पता है कि जिसका पीएच 7 से कम होता है क्या होता है? एसिड होता है। जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है क्या होता है? बेस होता है। जिसका पीएच 7 के बराबर होता है क्या होता है? साल्ट होता है। देखिए तो यहाँ पे एसिड हो जाएगा सबसे पहले ए और बी। बेस में आपका हो जाएगा सी और डी। और एसिड में एक और आपका आ जाएगा एफ। इसका पीएच क्या है? 7 से कम है। साल्ट में क्या हो जाएगा आपका? ई। साल्ट में क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से पहचान सकते हैं आप लोग, आसानी से आप लोग इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, जिसमें सबसे पहला इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे प्लांट के और एनिमल्स के सर्वाइवल में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, देखिए क्या होता है कि अगर एनिमल्स के पीएच में, मतलब ओवरऑल पीएच की अगर बात किया जाए, एनिमल्स के या प्लांट के पीएच में अगर किसी कारणवश बदलाव आ जाता है तो उनकी मतलब की स्थिति परिस्थिति बिगड़ सकती है। जैसे कि एवरेज पीएच की अगर बात किया जाए, जैसे मनुष्य के अगर स्टमक का, आमाशय का पीएच की बात किया जाए तो आप लोग पता होगा कि उसका पीएच लगभग 6 से कम होता है, बहुत कम होता है, एसिडिक होता है। और वही अगर नीचे थोड़ा और हम लोग चले जाएँ ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में लीवर से निकलता है बाइल, क्या निकलता है? बाइल। और उसका पीएच जो होता है 7 से अधिक होता है। इसी तरह अगर हमारे ब्लड का बात किया जाए, मनुष्य के ब्लड का बात किया जाए तो उसका पीएच होता है करीब 6 से 6.5 करीब होता है, 6 से 6.5 के करीब में होता है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल पीएच की बात की जाए, तो ये होता है 7 to 7.8, मतलब कि 7 से 7.8 पीएच के बीच में मनुष्य का बॉडी जो होता है बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर ये कुछ इधर उधर हो जाए किसी कारणवश तो हमारा बॉडी जो है डिसबैलेंस हो सकता है, यह लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन पीएच ऑफ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नेरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, मतलब कि ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो, 7 से 7.8 के बीच में अगर हो तो चलेगा, 7.1 हो चलेगा, 7.2 हो चलेगा, 7.3, 7.5, 7.6, 7.8 हो, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो चलेगा। लेकिन अगर कुछ इसमें ज़्यादा बदलाव हो जाए, 8 हो जाए, 8.5 हो जाए, 9 हो जाए, या फिर 7 से कम हो जाए, ओवरऑल पीएच की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पीएच अगर कम हो जाए तो हमारा बॉडी क्या हो सकता है, हमारे बॉडी का परिस्थिति बिगड़ सकता है, सर्वाइव करने में कठिनाई हो सकती है। उसके बाद से है जैसे एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन, जैसे कभी भी एसिड रेन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कभी एसिड रेन होता है, तो एसिड रेन बारिश से एसिड अगर नीचे आता है ज़मीन में, सॉइल में चला जाता है, तो सॉइल का पीएच जो होता है चेंज हो जाता है, और उस सॉइल में पनप रहे पौधे जो होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, उनके सर्वाइवल में कठिनाई होती है। देखिए होता क्या है, ऐसे एसिड रेन के बाद से एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं और जो एनिमल्स जो होते हैं उनके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, वो सर्वाइव करने में उनको कठिनाई होती है।
अब वैसे प्लांट जो सर्वाइव करना जानते हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें म्यूटेशन वगैरह हो सकता है और सर्वाइव कर सकते हैं, तो सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन वैसे प्लांट जो म्यूटेशन मतलब नहीं कर पाते हैं, उत्परिवर्तन अपने आप में नहीं कर पाते हैं, तो वैसे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इम्पोर्टेंस है सबसे पहले हमारे दैनिक जीवन में पीएच का, यही लिखा हुआ इन सर्वाइवल प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट के सर्वाइवल में और एनिमल्स के सर्वाइवल में पीएच क्या होता है, इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा समझिए पीएच चेंज इन सॉइल, जैसे अभी बताया, जैसे एसिड रेन होता है, तो एसिड रेन होने के बाद से मिट्टी का जो पीएच होता है कम हो जाता है, मिट्टी का जो पीएच होता है कम हो जाता है, जिससे उसमें जो फसल हो रही होती है, जो फसल लगी होती है, उस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर सर्टेन पीएच सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड पीएच वैल्यू वेराइज विद टाइप ऑफ प्लांट एंड सॉइल। और उस पर पीएच ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए पीएच चेंज कैसे करते हैं। आज के ज़माने में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पीएच चेक कैसे किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कोई भी पदार्थ डाला जाता है, तो उस पर कुछ कलर्स आते हैं, उस कलर्स को पीएच स्केल से मैच करते हैं। मैच करने के बाद से जो इसको पीएच हम लोग रीडिंग करते हैं, जितना पीएच होता है तो हम लोग पता चलता है कि हाँ कितना पीएच है। लेकिन अभी के ज़माने में क्या है कि वैसा कुछ नहीं है, छोटा सा डिवाइस आता है, उसको मिट्टी में लगाते हैं हम लोग, उसको मिट्टी का हम लोग का पीएच पता चल जाता है। जैसे कि पहले ग्लूकोज चेक कराने के लिए, जैसे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा चेक कराने के लिए, जैसे शुगर चेक कराने के लिए हम लोग को जाना पड़ता था, ब्लड देना पड़ता था, तब जाके जांच होता था। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ है, एक छोटा सा डिवाइस आता है जो अपने घर पे लोग आसानी से अपने ब्लड का शुगर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब वो छोटा मशीन आता है जिसको किसान अपने पास रखते हैं और अपने खेत के मिट्टी का पीएच आसानी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग एक क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि जैसे अगर पीएच का किसी मिट्टी का पीएच अगर कम हो जाए तो उस मिट्टी के पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या उसमें ऐड करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें ऐड किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वही क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या महत्व है। जैसे कि एनिमल्स के और जीवों के सर्वाइवल में पीएच कैसे मदद करता है, पीएच वैल्यू क्यों जरूरी होता है, और एसिड रेन में कैसे फसल को अफेक्ट करता है, पीएच को कैसे एसिड रेन के बाद से मिट्टी का जो पीएच होता है कैसे गिर जाता है, कैसे कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई आफ्टर एसिड रेन फार्मर स्प्रिंकल बेसिस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओवर सॉइल। मतलब कि हमेशा एसिड रेन के बाद किसान जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव क्यों करता है। जब मैंने जैसे अभी आप लोग बताया कि आफ्टर एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन के बाद मिट्टी का पीएच जो होता है, वह क्या होता है, कम हो जाता है। मिट्टी का पीएच जो होता है क्या होता है, कम हो जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह क्या है, यह बेस है। क्या है, बेस है। जब इसका पीएच कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो हम लोग इसमें ऐड करते हैं बेस। किसान जो होता है वह क्या ऐड करता है, इसमें बेस ऐड करता है। जब एसिड और बेस जो मिलते हैं तो अगेन ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। और मिट्टी पे जो फसल लग रहे होते हैं वह बच जाते हैं, मतलब इफेक्ट नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा एसिड रेन के बाद एक अच्छा फार्मर जो होता है वह बेस का छिड़काव करता है। बेस भी कैसे, बेस जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए, उन्हीं में से एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है, फसल को नुकसान पहुंचाए बिना मिट्टी का पीएच को मेंटेन करता है, बराबर करता है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव कहाँ करना है, कितना करना है, ये किसान के एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करेगा। किसके ऊपर, किसान के एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे कोई किसान बन नहीं रहे हैं, तो बस हम लोग को जानकारी हो गया कि हाँ अगर एसिड रेन के बाद किसी चीज़ का छिड़काव करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का छिड़काव करना है, जो फसल ऐसे बेस का छिड़काव करना है जो फसल को नुकसान नहीं पहुँचाए, ठीक है। बाकी जब किसान हम लोग बनेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कब कितना छिड़काव करना चाहिए, कहाँ कितना छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। ये किसान के ऊपर अभी रहने देते हैं। अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी किसान जो होता है एसिड रेन के बाद अपने खेतों में
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव क्यों करता है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बहुत ही अच्छा बेस होता है और यह सॉइल के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसे मदद करता है, क्या रोल होता है, पीएच का क्या रोल होता है। देखिए आप लोग को पता है कि हमारे स्टमक में जो होता है पीएच जो होता है एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का पाचन करना होता है। किसका, प्रोटीन का पाचन करना होता है। और प्रोटीन के पाचन के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है। एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पे पीएच जो होता है एसिडिक होता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एसिड इज रिलीज इन स्टमक एंड हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड एंड ऑल्सो किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जैसे कि वैसे तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के लाइसोजाइम से ही बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। स्टमक तक बहुत सारे बैक्टीरिया पहुँच ही नहीं पाते हैं। डाइजेशन जो शुरू हो जाता है हमारे माउथ से शुरू होता है। माउथ से डाइजेशन शुरू होने के बाद स्टमक में जब जाता है तो स्टमक में मुख्य रूप से पाचन होता है प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन के पाचन के लिए हमको एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे पीएच जो होता है कम होता है। पीएच जो होता है कम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कारणों से, कभी कभी एलर्जी की वजह से, खाली पेट रहने की वजह से, या फिर हमारे स्टमक के वाल के माल फंक्शनिंग की वजह से हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस मात्रा में एसिड रिलीज हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस मात्रा में क्या होता है, एसिड रिलीज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या किस नाम जानते हैं, उसको हम जानते हैं एसिडिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो देखिए एसिडिटी कोई बीमारी तो है नहीं। एसिडिटी हमारे शरीर के डिस्टर्बेंस की वजह से मतलब कि ज़्यादा निकलता है, या तो खाली पेट रहने की वजह से, या किसी एलर्जी की वजह से, या हमारे स्टमक के वाल के माल फंक्शनिंग की वजह से। तो इसको अगेन सही करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं एंटासिड। क्या लेते हैं, एंटासिड। एंटासिड। और एंटासिड जो होता है यह क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। जिस मात्रा में जो एसिड निकला होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो एंटासिड सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटासिड क्या होता है। एंटासिड्स आर यूजुअली बेसेस। तो यहाँ पे यूजुअली लिखे हैं, आप लोग को दिमाग में ख्याल आ रहा है कि क्या एंटासिड जो होता है हमेशा बेस नहीं होता है। नहीं, ये हमेशा बेस नहीं होता है। आगे हम लोग अगली क्लास में, अगली कक्षाओं में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह हमेशा बेस क्यों नहीं होता है। ये क्या करता है, यूजुअली बेसिस विच न्यूट्रलाइज एक्सिस HCl present in our stomach। हमारे स्टोमक में जो एक्सेस मात्रा में HCl रिलीज हुआ होता है उसको क्या करता है, यह न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कौन, एंटासिड। तो देखिए वैसे तो एंटासिड जो हुआ यह परमानेंट तो इलाज हुआ नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि अगर एलर्जी की वजह से अगर ज़्यादा मात्रा में HCl रिलीज हुआ हो, एलर्जी की वजह से ज़्यादा मात्रा में HCl रिलीज हुआ है तो ठीक हो जाएगा अपने आप, 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो सकता है अगर एलर्जी की वजह से हुआ हो तो, ठीक है। अगर हमारे स्टोमक के वाल के माल फंक्शनिंग की वजह से हुआ हो तो डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है। या फिर अगर खाली पेट रहने से हुआ हो तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, तो मतलब कि वो भी सही हो जाता है। वो भी मतलब 1-2 दिन में अगर फिर से अगर हम लोग अपना रूटीन सही कर दें तो भी सही हो जाता है। एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि पीएच गड़बड़ होने से हमारा क्या तुत भी खराब हो सकता है। अगर खराब हो सकता है तो कैसे खराब हो सकता है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारे स्टमक में पीएच के चेंज होने से क्या क्या हो सकता है। मुख्य रूप से जो एसिडिटी होता है क्यों होता है, एसिडिटी जो होता है क्यों होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या पीएच चेंज होने से हमारा दांत खराब हो सकता है क्या, तो आंसर इसका हाँ, दांत खराब हो सकता है। लेकिन हमारा दांत खराब होता कब है, हमारा दांत खराब जो होता कब है, पीएच के चेंज होने से। देखिए जब पीएच हमारे माउथ का जो पीएच होता है वह लगभग 5.5 से नीचे हो जाता है, तब हमारा दांत जो है खराब होना शुरू होता है।
हालांकि हमारा जो दांत होता है, हमारे दांत का जो इनामेल होता है हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, आपको पता है। वह पानी से गलता नहीं है, पानी से ख़राब नहीं होता। लेकिन जब वह हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो वह मतलब कि ख़राब होना, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। और चलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे माउथ का pH 5.5 से कम कब होता है, क्यों होता है। देखिए, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उस कार्बोहाइड्रेट में, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात किए तो कार्बोहाइड्रेट तो रोटी में भी होता है, चावल में भी होता है, तो वो हमारे दांतों में चिपके नहीं रहता है। रोटी होता है, जो चावल होता है हमारे दांतों में चिपका हुआ नहीं रहता है। लेकिन कभी जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर जो चॉकलेट है अगर हमारे दांतों में चिपका रह जाए, हमारे दांतों में चिपका रह जाए, और जब हम लोग मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह में क्या चला जाता है, बैक्टीरिया चला जाता है। और बैक्टीरिया हमारे मुंह में जब चला जाता है तो वह उस कार्बोहाइड्रेट को खाना शुरू कर देता है, पचाना शुरू कर देता है। अब जब वह बैक्टीरिया उस कार्बोहाइड्रेट को खाता है, पचाता है, तो बदले में वह एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एसिड बनाता है। और ऐसा बहुत दिनों तक लगातार होते रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे माउथ का pH 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है, 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन में हमारे दांत जो क्या होते हैं, सड़ना चालू हो जाते हैं, हमारे दांत सड़ना चालू हो जाते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का दांत सड़ना चालू हो गया है तो ये हो सकता है कि उसके दांत जो सड़ना चालू हुए लगभग 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले सड़ना चालू हुए होंगे। तब आज पता चल रहा है किसी व्यक्ति को कि हाँ उसके दांत सड़ चुके हैं। देखिए, हम लोग को तब तक पता नहीं चलता है जब तक बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे रूट तक नहीं पहुंचते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे रूट तक नहीं पहुंचते हैं। जब वो हमारे दांतों को खोखला करके हमारे दांत के रूट तक पहुंच जाते हैं तब हम लोग को दर्द होना महसूस होता है। क्योंकि हमारे रूट में ही, हमारे दांत का जो रूट होता है, रूट में ही नर्व होते हैं, भेन होते हैं। अब जब नर्व में, भेन में वह पहुँचते हैं तब हम लोग को दर्द का अनुभव होना शुरू होता है। तो हम लोग अपने दांतों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं, हम लोग अपने दांतों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं। तो दिन में 2 बार ब्रश करके हम लोग अपने दांतों को सड़ने से आसानी से बचा सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे माउथ में कोई बैक्टीरिया है, एसिड बना रहा है, हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो गया है, तो जो ब्रश होता है, दंत मंजन जो होता है, उसमें बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। और जब हम लोग बेस से ब्रश करते हैं, दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, तो वह हमारे माउथ में जो एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद से क्या होता है, उस एसिड का हमारे दांतों पर कोई असर नहीं होता है। और इस तरह से हमारे दांत सड़ने से बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करें फिर भी आपके दांत नहीं सड़े, ये भी जरूरी नहीं है। उसके बाद भी बहुत लोगों के दांत सड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारे दांत सड़ना तब चालू होते हैं जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है। द टूथ इनामेल, जो हमारे टूथ होते हैं वह, उसको हम लोग इनामेल बोलते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किस चीज़ के, कैल्शियम फॉस्फेट के, जो बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यह पानी में नहीं घुलता है, नहीं खराब होता है। बट इज कोरोडेड व्हेन pH ऑफ माउथ इज बिलो 5.5। जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो यह सड़ना, खराब होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन माउथ। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कुछ फूड पार्टिकल खाते हैं जो हमारे माउथ में चिपके रह जाते हैं। जब हम लोग मुँह खोलते हैं तो हमारे मुँह के द्वारा बैक्टीरिया हमारे मुँह में जाते हैं और उस पार्टिकल को खाते हैं, फूड पार्टिकल को, कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं और बदले में एसिड बनाते हैं। और उस एसिड से हमारे माउथ का pH जो है कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, विच रिजल्ट इन टूथ डिके, जिससे हमारे दांत क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि pH चेंज होने से हमारे दांत खराब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर pH चेंज, हमारे माउथ का अगर pH चेंज होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हाउ ब्रशिंग टीथ प्रिवेंट टूथ डिके। हमको रोज़ ब्रश करने से, रोज़ दिन में 2 बार ब्रश करने से या रोज़ ब्रश करने से हम अपने दांतों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं, हमारे दांतों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं, हमारे दांत क्यों नहीं सड़ते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब हम लोग ब्रश करते हैं तो ब्रश किस चीज़ से करते हैं, टूथपेस्ट से करते हैं। किससे, टूथपेस्ट से करते हैं। और टूथपेस्ट जो होता है यह क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है।
और जो बेस हम लोग माउथ में ब्रशिंग करते हैं, बेस से ब्रशिंग करते हैं अपने माउथ में, तो यह बेस हमारे माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारे जो माउथ में एसिड बनते हैं, मतलब कि वह अपना असर ज़्यादा नहीं दिखा पाते हैं, न्यूट्राइज हो जाते हैं, मतलब कि निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस प्रकार हमारा टूथ जो है डीके होने से, सड़ने से बच जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपने टीथ को दिन में 2 बार ब्रश करके सड़ने से बचा सकते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग ब्रशिंग के द्वारा अपनी टूथ को डीके होने से कैसे बचा सकते हैं, ब्रश करके अपने टूथ को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रशिंग के द्वारा ब्रश करके हम लोग अपने दांतों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग चलते हैं अब अपने इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए केमिकल वारफेयर का यूज करते हैं। इसका केमिकल वारफेयर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जुलाल चींटी होती है, या फिर नेटल का जो पौधा होता है, नेटल के पौधे में उसकी जो पत्तियां होती है उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथनोइक एसिड पाया जाता है। या फिर चींटी जो होती है उसके डंक में, या फिर कुछ जानवर जो होते हैं उनके डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। अगर वह किसी एनिमल्स को, किसी जीव को काट ले तो उनमें क्या होता है कि जलन होती है और इरिटेशन होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेकिंग सोडा हो, अगर जहाँ पे अगर कोई ऐसा चींटी काटी हो या फिर कुछ ऐसा जानवर काटा हो जिससे हम लोग को जलन हो या फिर इरिटेशन हो, तो वहाँ पे हम लोग माइल्ड बेस यूज कर सकते हैं उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिड से, उस जलन से बचने के लिए, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सांप होता है, ऐसा आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? जो सांप जो होता है उसका जो जहर होता है, क्या उसके शरीर में जल्दी जहर बनता है क्या? नहीं, उसके शरीर में जल्दी से जहर नहीं बनता है, उसके जहर बनने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए सांप जो होता है अपने जहर को बहुत सोच समझ के यूज करता है। वह तभी अपने जहर का यूज करता है जब उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई खतरा हो। अगर ऐसे कोई मान लीजिए कि सड़क पे लेटा रहे, वहाँ से कोई सांप जा रहा हो, तो ऐसा नहीं होगा कि वह उसको डस लेगा और बिना मतलब के उसको मार देगा, ठीक है। जब तक उसको ऐसा नहीं लगे कि उसके ऊपर खतरा है, तब तक वह अपने जहर का यूज नहीं करता है। चलिए अपने ऊपर ही सोच लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक गन है और गन में एक गोली है, सिर्फ एक ही गोली है, तो आप उसको कब यूज करेंगे? आप सोचेंगे कि हाँ भाई हम पे कोई खतरा आएगा तब हम उसको यूज करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप उसको ऐसे ही शौक से ऐसे हवा में चला दिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं करेंगे आप, अगर आपके पास दिमाग हो तो, अनलेस आप पागल नहीं हो तो, ठीक है। तो चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल वारफेयर क्या होता है। कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर होते हैं जो अपने सुरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए केमिकल वारफेयर का यूज करते हैं। केमिकल वारफेयर में वो मुख्य रूप से मेथनोइक अम्ल उनके शरीर में होता है, जो मेथनोइक अम्ल से वह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचने वाला हो तो। जैसे इसमें एग्जांपल बताया, जो चींटी होती है, उसमें जुलाल वाली चींटी होती है, उसके डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। या फिर जो नेटल होता है, नेटल का जो पौधा होता है, उसके पत्तियों में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसमें अगर उसको कोई जानवर खाता है, उसके पत्तियों को कोई जानवर खाता है, तो मेथनोइक अम्ल से उसके माउथ में जलन होती है, जिससे उसको खा नहीं पाता। और उस पौधे की, नेटल के पौधे की पत्तियों की सुरक्षा होती है, नेटल के पौधे की पत्तियों की सुरक्षा होती है। अगर कोई चींटी हम लोग काट ले तो हम लोग कैसे बच सकते हैं? हम लोग बच सकते हैं जैसे माइल्ड बेस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमको जलन महसूस नहीं हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, समझिए, यहाँ तक लेक्चर 3 तक हम लोग का एसिड और बेस का जो भी टॉपिक था, सारा टॉपिक खत्म हो गया है। अगला लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, और उस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं साल्ट के बारे में, साल्ट फैमिली के बारे में, ठीक है। साल्ट फैमिली के बारे में मिलते हैं तब तक आप लोग उससे अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।